हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। और क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी टॉपिक्स हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट, जिससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने पढ़ ली थी। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इलेक्ट्रॉन के बारे में और कैथोड रे के बारे में, ये हमने देख लिए थे। साथ ही इलेक्ट्रॉन के मास चार्ज के बारे में बात कर ली थी, मास चार्ज रेशियो के बारे में बात की थी, मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी। ठीक, तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बात कर रहे थे, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे फिर से और फिर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी, ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब बाय यूजिंग परफोरेटेड कैथोड। तो ई गोल्डस्टीन ने परफोरेटेड कैथोड को यूज करके डिस्कवर किया कि पॉजिटिवली चार्ज रेज भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, फिर जो ये रेज है, इन रेज को कहा गया एनोड या कैनाल रेज, क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि कैनाल से निकल रही है, तो कैनाल रेज। द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रदरफोर्ड, और इसका जो एट्रीब्यूशन है वो जाता है रदरफोर्ड को। फिर कैनाल रेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, इनमें पार्टिकल्स होते हैं। ये जो कैनाल रेज है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है, इसीलिए तो ये प्रोटॉन बाद में ने कहा गया कि ये क्या है, प्रोटॉन है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड ये है। अगला, कैनाल रेज गैस को आयनाइज करती है। दे कैन हीट ऑब्जेक्ट, दे हिट, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को ये हिट करती हैं उसे ये हीट कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, हिट करती हैं, उसे ये हीट यानी कि गर्म कर सकती हैं। ठीक, चलिए, चार्ज मास रेशियो जो है वो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जब हमने पढ़ी थी तो वहां पर ये पॉइंट नहीं था। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन वाज कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पार्टिकल जो हमें मिला वो था प्रोटॉन, और कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था। क्लियर इतना? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इस जो ये प्रोटॉन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। प्रोटॉन सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, नेगेटिवली चार्ज्ड थे। तो इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है पी से, जबकि इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर चार्ज टू मास रेशियो की बात करें प्रोटॉन की, तो ये है। ठीक है, चार्ज की बात करें, एक प्रोटॉन पे होता है सेम चार्ज होता है जो न्यूट्रॉन पे, जो इलेक्ट्रॉन पे होता है। अगर हम चार्ज की बात करें बच्चों, तो देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन में भी चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर चार्ज माइनस में होता है, यहाँ पर प्लस में होता है। क्लियर? चलो, लेकिन अगर हम मास की बात करें तो मास इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है प्रोटॉन से। तो ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। अगला, इट इज 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो ये लगभग 183 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, इतना ज्यादा भारी इलेक्ट्रॉन से होता है। तो कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, यानी कि लमसम अगर आप अप्रोक्स मान लो तो 2000 टाइम्स, तो 2000 टाइम्स ये बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन से। इस वजह से इलेक्ट्रॉन मान क्या लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि प्रोटॉन के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो मास है बच्चों उसे नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेग्लेक्ट या नेग्लिजिबल वो होता है। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन्स। चलिए, नोट कीजिए इन्हें, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो कि हमने पढ़ी कि कैथोड रेज से डिस्चार्ज ट्यूब से कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। पहले जब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो परफोरेटेड एनोड लिया था, यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड लेते हैं और कैसे एनोड से रेज आती हैं कैथोड की तरफ। ठीक है, चलो तो एटम है वो न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें चार्ज होता है। CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब इज नॉट इवैक्यूएटेड एंड फिल्ड विद गैस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है होल वाज क्रिएटेड इन कैथोड। अब इस बार पॉइंट क्या है, होल कहाँ पर क्रिएट है, कैथोड में। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट हमने अभी डिटेल में पढ़ा था उसको शॉर्टकट में हम पढ़ रहे हैं या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। ZNS screen was placed behind the cathode. चलिए, तो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो जो जिंक सल्फेट यानी कि ZNS की जो स्क्रीन थी वो किसके बिहाइंड थी, वो एनोड के पीछे थी। अब वो किसके पीछे है, कैथोड के पीछे है। क्लियर इतना? चलिए इतना आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या मॉडिफिकेशन थे प्रोटॉन की डिस्कवरी में। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या देखा गया, ग्लो वॉज सीन यानी कि इंडिकेट, यहाँ पर ग्लो हमें देखने को मिला। इससे क्या पता चलता है कि वहां पर कोई चार्ज्ड पार्टिकल्स थे। कहा था ना हमने कि वो परफोरेटेड है कैथोड, तो उस पर जो चार्ज पार्टिकल जाएंगे वो पीछे स्क्रीन पर स्ट्राइक करते हैं। तो जब स्क्रीन पर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो वो ग्लो करेगा। तो ये क्या दर्शाता है कि जो पार्टिकल्स स्क्रीन पर स्ट्राइक कर रहा है वो कैसा है, चार्ज्ड पार्टिकल है। अगला, क्यू बाई एम डिपेंड्स अपॉन गैस। यहाँ पर ये जो चार्ज बाय मास रेशियो है ये गैस पर डिपेंड करता है। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट डिफ्लेक्ट टूवर्ड नेगेटिव प्लेट। अब जब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में पढ़ा था तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करते थे और यहाँ पर ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर हैं। मास ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। ये जो पार्टिकल है इसका मास नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ लिया था। ठीक है, चलो तो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल्स ये हैं हाइड्रोजन के, इनका नाम है प्रोटॉन। क्लियर? चलिए, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है ये हमने देख लिया और चार्ज इसमें क्या होता है ये भी हमने देख लिया है। क्लियर है इतना? चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी चैडविक ने बच्चों, बाय बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई गई थी बेरिलियम की पतली सी एक शीट पर। इट हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। इससे पता चला कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से ये न्यूट्रल है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, और ये जो है प्रोटॉन से थोड़ा सा क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, थोड़ा सा ग्रेटर होता है प्रोटॉन से। इट इट इज 1842 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो सेम इलेक्ट्रॉन से तो ये सेम उतना ही हैवी होता है जितना हमारा प्रोटॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से ये उतना ही हैवी होता है। देखो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रॉन है जीरो यानी कि न्यूट्रल चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर हम मास की बात करते हैं तो प्रोटॉन का मास, अगर हम बात करते हैं मास की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो जैसे कि अभी हमने देखा ये जो मास है इतना हैवियर होता है ये इलेक्ट्रॉन से। इससे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत ज्यादा कम है, किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से भी और न्यूट्रॉन से भी, दोनों से बहुत ज्यादा कम है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग बराबर है। ठीक है, लगभग लगभग बराबर है, पूरा बराबर भी नहीं कह सकते लेकिन लगभग क्या है, बराबर है। क्लियर इतना? चलो
बात करते हैं डिस्कवरी की, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी की रदरफोर्ड ने, और ध्यान रखना है वो गोल्डस्टीन वाला एक्सपेरिमेंट जिससे पॉजिटिवली चार्ज के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला। ठीक है, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी हमने देख लिया, चैडविक ने की है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। क्लियर है इतना? तो तीनों के बारे में, तीनों ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इनके बारे में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक छोटी सी टेबल दी गई है, उसे एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ई, प्रोटॉन का पी और न्यूट्रॉन का एन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज भी सेम है, लेकिन चार्ज अगर आप देखो तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, और न्यूट्रॉन का तो जीरो ही है। अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें तो ये -1 +1 और ये है जीरो। मास की बात करें तो प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ज्यादा कम है, 9.1 इंटू 10⁻31। और अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, इनका लगभग सेम मास है, 1.6 इंटू 10⁻27 kg की बात हो रही है ये। ठीक है, तो ये कुछ इनका मास है, 1 मान लेते हैं इसका अप्रॉक्स मास, और इसका मास मान लेते हैं हम अप्रॉक्स 0। ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इस टेबल से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, और केस बेस्ड स्टडी में आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको नोट कर लेना है और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नोट कर लेनी है। तो अभी तक बच्चों हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी है। ठीक है, ये कैसे कैसे डिस्कवर हुए वो हमने पढ़ा है, क्या एक्सपेरिमेंट किया वो हमने पढ़ा है, किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो हमने पढ़ लिया है, तीनों पर मास क्या होता है पढ़ लिया, तीनों का चार्ज क्या होता है, रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज क्या होता है, और अप्रोक्स मास इसमें क्या होता है ये भी हमने देख लिया है। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो कि हमने पढ़ लिया है, कुछ पॉइंट्स हमें देखने हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई गई बेरिलियम शीट में। देखो यहाँ पर भी हमने सेम पढ़ा था कि बेरिलियम शीट पर बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल, कि अल्फा पार्टिकल से थिन शीट पर बॉम्बार्डिंग की गई। ठीक है, बेरिलियम की थिन शीट पर, जिससे यहाँ पर कोई चार्ज था ही नहीं, न्यूट्रॉन जो कैसा था, न्यूट्रल पार्टिकल था, खोज की चैडविक ने। चलिए, तो यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल हमें पता है वो है ई, चलो तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ई, प्रोटॉन का सिंबल है पी, और न्यूट्रॉन का सिंबल है एन। एब्सोल्यूट चार्ज की बात करते हैं तो इसमें -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यहाँ पर भी +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यहाँ पर जीरो चार्ज है। रिलेटिव चार्ज है इसका -1, इसका +1 और इसका जीरो, न्यूट्रॉन का जीरो। अब यहाँ पर मास की बात करते हैं तो यह 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यहाँ पर है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, यहाँ पर भी 6 सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि हमने यहाँ टेबल में भी देख लिया था। अच्छा, ये सेम टेबल है जो कि हमने अभी बनाई आगे। ठीक है, तो यहाँ पर मास है 0 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर मास है 1.007 समथिंग, यहाँ पर 1.008 समथिंग। ठीक है, तो अगर अप्रोक्स बात करें तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 1। ठीक है, क्लियर है ये टेबल? तो ये टेबल अब आपको याद हो ही गई होगी क्योंकि इजी है, सारे हमें याद भी हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन?
चलो, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का E/m रेशियो बताते हैं डिक्रीजिंग। तो देखो क्या है, इस तरीके से ये हमारा सबसे कम है इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का E/m रेशियो। समरी की बात करते हैं, अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसे समझते हैं। देखो अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या, हमने पढ़ा एटम्स के बारे में, एटम्स क्या होते हैं, कैसे कोई भी मैटर एटम से बना होता है, ठीक है। डाल्टन की थ्योरी के बारे में हमने देखा, ठीक है, कौन से पार्टिकल्स थे, कौन सी थ्योरी थी जो फेल हुई थी, कि उन्होंने कहा था पार्टिकल्स कैसे हैं, इनडिविजिबल हैं, जबकि हमें पता चला कि पार्टिकल्स कैसे होते हैं, डिविजिबल होते हैं। जो एटम है वो डिविजिबल है, उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन तीनों की डिस्कवरी हमने देख ली, चार्ज देख लिया, मास देख लिया, चार्ज बाय मास रेशियो देख लिया, एक्सपेरिमेंट देख लिया। चलिए तो समरी को एक बार देख लेते हैं। एटम्स क्या है, डिविजिबल है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, सिंपल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम्स क्या है, डिविजिबल है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का अगर डिस्कवरी की बात करें तो यहाँ पर ये है इसका मास और ये है चार्ज। प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन का चार्ज। देखो सबका मास चार्ज हमें याद है, ठीक है, रिलेट करके हमें ध्यान रखना है। और न्यूट्रॉन का मास तो हमें पता है, चार्ज तो 0 होता है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी वर्क बुक से कर लेने, क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 16, क्योंकि ये इस टॉपिक से है। अब एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। अब क्या क्या एटॉमिक मॉडल्स हमने देखे हैं बच्चों, एक थॉमसन एटॉमिक मॉडल हमें पढ़ना है, फिर रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ना है, फिर हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पढ़ना है एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक है। एटॉमिक मॉडल यानी कि जैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने मॉडल दिए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई है, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग क्या दिए, मॉडल दिए कि हाँ एटम का स्ट्रक्चर कैसे दिखता होगा, कैसे हमारा एटम होगा, ठीक है। चलो तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड मॉडल। तो थॉमसन का मॉडल भी देखेंगे और रदरफोर्ड का मॉडल भी देखेंगे। चलिए, तो ये है हमारे जे थॉमसन, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब इनका जो मॉडल है एटम का वो एक वाटरमेलन की तरह है, ठीक है। अब वाटरमेलन की तरह कैसे, अब आप सोचोगे, क्योंकि हमने तो नया वाला एटम का जो मॉडल है वो हमें पता है ना, वो हमारे माइंड में है। यहाँ पर तो हम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे ये डिस्कवर हुआ, कैसे कैसे आगे ये बात बढ़ी, ठीक है। चलो, तो इन्होंने कहा कि ये वाटरमेलन की तरह है, या ये है एक क्रिसमस पुडिंग की तरह, ये है एक क्रिसमस पुडिंग की तरह। या एक कुकी की तरह, जैसे गोल कुकी आपने देखी होगी, पूरे किससे बनी होती है, फ्लावर से बनी हुई होती है, मैदे से बनी हुई होती है, और इसमें छोटे छोटे चोको चिप्स होते हैं चोको चिप्स, इस तरीके से। तो थॉमसन का कहना ये था कि जो हमारा एटम का मॉडल है वो कुछ इस तरीके से, यानी कि सिंपल एटम जो है ऐसा दिखता है वाटरमेलन की तरह, जिसमें ये जो रेड वाला पार्ट है वो क्या हमारा पॉजिटिव स्पेयर है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से पूरा एटम में पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसमें छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो उनका कहना ये था कि इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर ये होगा और इसमें सारे पॉजिटिव चार्ज, पूरा ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होंगे, और कुछ बहुत निम्न क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, बहुत कम क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। तो ये इनका कुछ कहना था मॉडल के बारे में। पूरा स्पेयर कैसा है, और पूरे स्पेयर में क्या है, पूरे स्पेयर में पॉजिटिव चार्ज है, बस थोड़ा बहुत जो है वो नेगेटिव चार्ज है, बाकी ये सारा पॉजिटिव चार्ज है इनके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके का उन्होंने कहा कि ऐसा हमारा एटॉमिक मॉडल दिखता है। अब आप खुद सोचिए, क्या सच में ऐसा दिखता है एटॉमिक मॉडल, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए तो देखते हैं आगे। उन्होंने कहा ये जो सीड है, ये जो सीड्स हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये जो पूरा रेड वाला पार्ट है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि हमने अभी डिस्कस किया,
ठीक है, उनका कहना था न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, उन्होंने एक्सप्लेन किया था एटम क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। फिर एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पेयर विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उन्होंने कहा कि एटम का जो पॉजिटिवली चार्ज पेयर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं कुछ इस तरीके से कि पूरा देखो पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर है जैसे कि हमें दिख रहा है, और इसमें ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। फिर आए रदरफोर्ड। अब उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होगा एटम का मॉडल, है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना सारा पॉजिटिव चार्ज और उसमें नेगेटिव चार्ज, ऐसा स्टेबल कैसे बनेगा ये एटम। ठीक, चलो फिर रदरफोर्ड ने किया ये एक्सपेरिमेंट जहां पे उन्होंने कराई अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कुछ इस तरीके से। यहाँ पर उन्होंने लिया एक सोर्स, यहाँ से उन्होंने पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई जिस पार्टिकल को हम अल्फा पार्टिकल कह रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई तो कैसे कराई, यहाँ पर ली उन्होंने गोल्ड की एक फॉइल, ऐसा कुछ सेटअप था उनका, ठीक है, गोल्ड की उन्होंने फॉइल ली, गोल्ड की फॉइल ली और पीछे लगा दी एक डिफ्लेक्शन स्क्रीन, पीछे क्या लगा दी, एक डिफ्लेक्शन स्क्रीन। तो सेटअप आप देखो, यहाँ पर हमारा ये सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स बोले या जो भी हम कहें, सोर्स हमारा है जहां से पार्टिकल्स की स्कैटरिंग की जाएगी अल्फा पार्टिकल्स की। फिर आगे लगाई गई है एक थिन शीट और जिसके चारों ओर लगाया, चारों ओर यानी कि इतना एरिया तो खाली है जहां से जो अल्फा पार्टिकल्स शीट पर जाएंगे वो एरिया तो ओपन है, उसके अलावा पूरा आप देख लो पीछे तक डिफ्लेक्शन स्क्रीन लगाई गई। ठीक है, चलो तो ये है लेड बॉक्स, ये है फॉइल, ये है हमारी डिफ्लेक्शन स्क्रीन। अब हुआ क्या, अब उन्होंने यहां से पार्टिकल की कराई स्कैटरिंग, करा दी पार्टिकल की स्कैटरिंग, ठीक है, पार्टिकल्स स्कैटर हुए, इसकी तरफ जाने लगे, बॉम्बार्डिंग कराई उन्होंने बेसिकली। ठीक है, तो हमें देखने को मिला कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो तो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। ज्यादातर पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, देखो ज्यादातर पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है, जिनका एंगल चेंज हो रहा था, ठीक है, जिनका एंगल चेंज हो रहा था, बाकी सारे ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे कुछ इस तरीके से। और बहुत कम ऐसे थे जिनका एंगल डिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे आप देख भी पा रहे हो सारे पार्टिकल्स तो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो इधर की तरफ क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो कुछ एंगल से थोड़ा मुड़ जा रहे हैं। पहले तो सीधे ही कर रहे हैं बाकी सारे तो, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कुछ एंगल से ऐसे मुड़ जा रहे हैं। क्लियर इतना, चलो, और कुछ और यानी कि 12,000 में से एक आध पार्टिकल्स ऐसे हैं जो वापस भी आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं। देखो इसको आप कैसे समझ सकते हो, इसको आप समझ सकते हो कुछ इस तरीके से कि जैसे हम फेंसिंग कराते हैं, मान लीजिए दीवार है, ठीक है, दीवार है तो दीवार पर मान लो कि ये एक दीवार है और इस दीवार पर बड़े बड़े होल्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, एक खिड़की एक खिड़की एक खिड़की, ठीक है, इस तरीके से बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं लगभग पूरी दीवार में, मतलब खिड़कियां, ये बहुत कम पार्ट ऐसा है जिसमें दीवार है या ईंट है, ठीक है, बहुत कम पार्ट ऐसा है। तो अगर हम यहाँ से पत्थर फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं तो ज्यादातर चांसेस क्या है, अगर हम आंख पे पट्टी लगा करके ब्लाइंड फोल्ड होकर के इस दीवार के आर पार पत्थर फेंकने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर केसेस क्या होंगे, या तो पत्थर यहाँ से जाएगा दूसरी तरफ चला जाएगा, यहाँ से जाएगा तो दीवार के दूसरी तरफ, यहाँ से दीवार के दूसरी तरफ चला जाएगा पत्थर, ठीक है। बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे जहां पर पत्थर दीवार पर टकराएगा और दीवार पर टकरा करके थोड़ा टेढ़ी तरीके से दीवार की दूसरी तरफ गिरेगा, गिरेगा तो दूसरी ही तरफ लेकिन थोड़ा एंगल में चेंज होकर, क्योंकि बाकी सारे पत्थर तो सीधा जा रहे हैं, कुछ पत्थर ऐसे होंगे जो थोड़ा टेढ़ा होकर के दीवार से टकरा करके टेढ़े में उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन बहुत कम पत्थर ऐसे होंगे जो दीवार से टकरा करके वापस हमारी ही तरफ आ जाएंगे, यानी कि जहां से पत्थर फेंका जा रहा है दीवार से टकरा के पत्थर उसी तरफ आ जाए, ठीक है, तो बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अच्छा इस दीवार वाले एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आ रहा है, देखो समझ में तो ये आ रहा है कि जो दीवार है
इसका ज्यादातर पार्ट कैसा है, खाली, यानी कि ज्यादातर पार्ट में क्या है, होल है, या मान लेते हैं कि ज्यादातर पार्ट कैसा है, खाली है। बहुत कम पार्ट ऐसा है जिसमें जो है ईंट लगी हुई है, क्योंकि बहुत कम पार्ट ऐसा है ईंट लगी हुई है, तो जब भी हम पत्थर फेंकते हैं तो बहुत कम पत्थर ऐसे हैं जो ईंट पर टकरा करके टेढ़े को चले जाते हैं, और बहुत ज्यादा कम ऐसे पार्टिकल हैं जो वापस को आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला एटम से रिलेटेड। ठीक है, तो उन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि एटम जो है वो कुछ इस तरीके से है, और इसका जो ज्यादातर पार्ट है वो कैसा है, खाली है, और बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस है जिसमें एटम का मास रेजाइड करता है। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि ये जो एटम है ये ज्यादातर पार्ट क्या है, खाली है, इसीलिए तो जो रेज हैं वो सीधा चली जाती हैं। बहुत छोटे से पार्ट में क्या है, न्यूक्लियस है, और बहुत कम रेज ऐसी हैं जो इस न्यूक्लियस से टकरा करके टेढ़ी होकर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, बहुत कम रेज ऐसी हैं। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और उनमें से भी कम ऐसी हैं जो वापस आ जाती हैं। ठीक, वो किस वजह से है, एटम के ज्यादातर स्पेस एम्प्टी होने की वजह से, और इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से। ठीक है, तो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा है, तो उन्होंने डिस्कस किया ये जो न्यूक्लियस है, अगर हम इसके बात करें रेडियस की या बात करें इसके साइज की, तो न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा है, मान लीजिए 5 किलोमीटर का कोई फुटबॉल ग्राउंड है, तो 5 किलोमीटर का फुटबॉल ग्राउंड तो मान लो कितना बड़ा होगा। ठीक है, 5 किलोमीटर का फुटबॉल ग्राउंड है, उसके बीच में, फुटबॉल ग्राउंड के बीचों बीच एक क्रिकेट बॉल रख दी जाए, तो क्रिकेट बॉल कितनी ज्यादा छोटी है, उस पूरे ग्राउंड से दिखेगी भी नहीं, है ना, दिखेगी कैसे हमें बॉल, इतनी छोटी सी क्रिकेट बॉल, और 5 किलोमीटर रेडियस का बड़ा सा फुटबॉल का फील्ड, छोटी सी क्रिकेट बॉल हमें दिखेगी नहीं। तो इतना ही डिफरेंस है, इतना ही हमारा एटम होता है, इतना बड़ा फुटबॉल फील्ड की तरह, और जो छोटा सा हमारा क्रिकेट बॉल है वो होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस वजह से ज्यादातर पार्ट एम्प्टी है, इसलिए ज्यादातर जो रेज है वो सीधा ट्रेवल कर रही थी, बहुत कम पार्ट में, यानी कि बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है, साइज बहुत ज्यादा छोटे, जिस वजह से बहुत कम जो रेज हैं वो डिफ्लेक्ट कर रही हैं, और उनमें से कुछ एक आध जो है वो बाउंस बैक कर रही है। क्लियर है इतना? तो ये यहाँ पर इनके ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स थे एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड। क्लियर है इतना? चलिए, तो एक बार आप इसे देखिए बच्चों। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।